नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको CS प्रोफेशनल के थर्ड पेपर के बारे में बताऊँगी। थर्ड पेपर यानी कि जिसमें कि आपके कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन द स्टॉक एक्सचेंज का पेपर, इसका मैं डिटेल लेक्चर आपको दूंगी, यानी कि पूरा बुक। ये आज मेरा पहला वीडियो है। मैं पूरी बुक आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरी कोई कोचिंग नहीं है फिलहाल अभी, और वीडियो लेने का, वीडियोस के द्वारा पढ़ाने का कोई चार्ज नहीं है। मैं आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड कराऊंगी, आपको अपने नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे। मैं आपको अपने नोट्स बनाऊंगी और अपने नोट्स के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगी। इंस्टीट्यूट के बुक के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगी। आपको इंस्टीट्यूट की बुक में हाईलाइट करना है, अपने नोट्स खुद ही बनाने हैं। और मैं आपको इंस्टीट्यूट की बुक का एक एक वर्ड पढ़ाऊंगी। 50 लेक्चर लगे, 60 लेक्चर लगे, 100 लेक्चर लगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हो सकता है मेरा लेक्चर 10 मिनट का हो सकता है मेरा लेक्चर बढ़ के 20 मिनट 30 मिनट का चला जाए, 1 घंटे का चला जाए। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं पर डे आपको कितना नोट्स बना पाऊँगी, उस अनुसार मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और यह वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। और मैं कोई कोचिंग नहीं चला रही हूँ कि आपको थोड़ा सा पॉइंट बता दूँ वीडियो में, उसके बाद कहूँ कि बाकी का पॉइंट जानना है तो आप मेरी कोचिंग में आइए। मैं कोई डेमो नहीं दे रही हूँ आपको, मैं आपको बस केवल नॉलेज देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं फ्री में, जो आप जाके कोचिंग में पढ़ते हो, वो मैं फ्री में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, कि जिससे जिन बच्चों के पास में इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो कोचिंग जा सकें, पर मॉड्यूल वो 7,000, 8,000, 10,000 फी पे कर सके, वो यहाँ पर हिंदी लर्नर्स के माध्यम से फ्री में पढ़ सकते हैं। तो विस्तार से कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज आज मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए मेरे कई लेक्चर हो सकता है लगे। मैं एक एक चैप्टर को लूँगी और उसको एक चैप्टर को अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी। हो सकता है ये 3 लेक्चर में, 4 लेक्चर में, 5 लेक्चर में एक चैप्टर पूरा हो, फिर मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूँगी। आपको मेरी सारी वीडियो हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, हिंदी लर्न नोट्स क्लासेज के नाम से। मेरी ऑफलाइन कोई क्लास नहीं चलती है, मेरी ऑनलाइन भी कोई क्लास नहीं चलती है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो कि मुझे इसके लिए कोई फ़ी पे करना है। नहीं, आपको कोई फ़ी नहीं पे करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है। आप हमारी वीडियो देखते रहें, और अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, पसंद आए तो कमेंट कर दीजिए, बस इतना आपको करना है। तो आइए लेक्चर पर चलते हैं। जो हमारा आज का पहला चैप्टर होगा, मैं सिलेबस पे नहीं जा रही हूँ कि कौन कौन से चैप्टर दिए हैं, क्या है, कैसे है, मैं कुछ भी नहीं बता रही हूँ। मैं सीधे आपको चैप्टर पे लेके जा रही हूँ। हम लोग चैप्टर का एक एक पार्ट पढ़ेंगे, हर चैप्टर पढ़ेंगे, कुछ भी लिमिट नहीं करेंगे। इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बिल्कुल नहीं इम्पॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमें सब पढ़ना है और हमें पास होना है, ठीक है। आइए चलते हैं। आज अब इंडियन इक्विटी एंड पब्लिक फंडिंग, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है। हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इक्विटी एंड द पब्लिक फंडिंग। इसको मैं, रुक जाइए जरा, थोड़ा सा इंस्टीट्यूट की बुक पे खोल लूँ और फिर मैं आपको पॉइंट वाइज पढ़ाती जाऊँगी, जिससे कि ऐसा ना हो कि कुछ भी मिस हो जाए। हाँ जी, मैं कॉर्पोरेट फंडिंग पे आ गई हूँ। इंडियन इक्विटी पब्लिक फंडिंग, इसमें हम देख लेते हैं कि क्या कहा गया है। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव बताया गया है। हमें ऑब्जेक्टिव जानना उतना ज़रूरी नहीं है, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको आप पढ़ सकते हैं। अब हम आ जाएंगे इंट्रोडक्शन पे। तो किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानना बहुत ही ज़रूरी होता है।
तो सबसे पहले इसमें इंडियन इक्विटी एंड द पब्लिक फंडिंग की बात बताई गई है। तो पब्लिक फंडिंग होता क्या है, तो इसमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है देखिएगा। मैनेजमेंट ऑफ अ पब्लिक इशू इन्वॉल्व्स coordination of the activities and the cooperation of a number of the agencies such as the managers to the issue। यानी कि जो पब्लिक इशू से रिलेटेड जो मैनेजमेंट है उसमें कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व है। किसके किसके कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन इन्वॉल्व है, किसके किसके, तो मेंबर ऑफ द इशू, अंडरराइटर के, ब्रोकर के और सॉलिसिटर के जो लीगल एजेंट होते हैं उनके, और एडवर्टाइजिंग एजेंट के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, ऑडिटर के, सेबी के, आरओसी के, ये सारे लोगों को पब्लिक इशू में इन लोगों का कोऑपरेशन और कोरिलेशन होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद जो दूसरा मेन पॉइंट बताया है वो ये कि द होल प्रोसेस ऑफ द इशू ऑफ द शेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट। यानी कि अगर हम शेयर इशू को ऑफ शेयर की बात करें तो ये दो भागों में डिवाइडेड। कौन कौन से दो भाग कौन से होते हैं, जब कोई भी हम शेयर इशू करते हैं तो वो दो भाग में होता है। कैसे, प्री इशू होता है, एक पोस्ट इशू होता है। प्री इशू एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि हमें शेयर इशू करने से पहले करने पड़ते हैं। पोस्ट इशू एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमने शेयर इशू कर दिए मार्केट पे, उसके बाद हमें करने हैं। तो ऑल द एक्टिविटीज बिगिनिंग विद द प्लानिंग ऑफ द कैपिटल इशू टिल द सब्सक्रिप्शन लिस्ट में भी कॉल्ड द पोस्ट इशू एक्टिविटीज। वही सब्सक्रिप्शन लिस्ट जब आ जाता है उसके बाद की जो एक्टिविटी होती है, यानी सब्सक्राइब करने के बाद की जो एक्टिविटी होती है वो पोस्ट इशू में आते हैं। और उसके बाद बताया गया है कि जो शेयर इशू से रिलेटेड होते हैं वो केवल डीमेट फॉर्म में ही कर सकते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही कर सकते हैं, और ये लिस्टिंग फॉर्म में ही हो सकते हैं। और उसके बाद आपको बैकग्राउंड बताया है, बैकग्राउंड आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर अब डायरेक्ट हम चलते हैं पब्लिक इशू की तरफ। बैकग्राउंड आप पढ़ लीजिएगा, बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है। आप लास्ट में ये मत बोलिएगा कि मैंने ये नहीं पढ़ा, नॉर्मली एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, उसमें पढ़ आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है ना। उसके बाद आपका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में कुछ नहीं है। फिर आपका दिया गया है आईसीडीआर रेगुलेशन, आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। इसमें आपको आईसीडीआर रेगुलेशन में क्या क्या पॉइंट्स हैं वो बताया गया है कि जो है, लेकिन ये आप बाद में पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ने के लिए, तो इसको भी आप अभी के लिए जो है छोड़ दीजिए। ये पूरा मैं एक एक पॉइंट आपको पढ़ाऊँगी, आगे के चैप्टर में इसको पूरा डिटेल वाइज दिया गया है। तो अभी आप आईसीडीआर के रेगुलेशन पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आप आनी चाहिए, आपको टाइप्स ऑफ इशू दिए हुए हैं। तो टाइप्स ऑफ इशू कौन कौन से होते हैं वो आप देख लीजिए। इसमें आपको दिया गया है आईपीओ, एफपीओ, प्राइवेट प्लेसमेंट, उसके बाद में पार्शियल अलॉटमेंट, राइट इशू, ऑफर, एफपीओ, ये सारे दिए गए। इसको आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ये इन शॉर्ट में ही दिया गया है। तो जितना दिया गया है, जैसे दिया गया है, हमें उतना ही पढ़ना है। हम डिटेल में बाद में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। पता है आपको आईपीओ में कम से कम आपको आधा घंटा, 1 घंटा, या आप ये कह सकते हो 3 से 4 घंटे का लेक्चर होगा। अभी तो आपको एक जिस्ट दिया जा रहा है कि भाई आईपीओ है क्या, एफपीओ है क्या, ये दिया जा रहा है। मैंने ये देखिए, मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लिए। तो आइए देख लेते हैं कि अब टाइप्स ऑफ इशू में क्या क्या आ रहा है। तो टाइप्स ऑफ इशू में सबसे पहले आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर आ रहा है, यानी कि आईपीओ। आईपीओ मीन्स स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय एन अनलिस्टेड इशू
टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन। यानी कि अगर कोई कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आ रही है तो तब तक वो रजिस्टर्ड नहीं, सॉरी रजिस्टर्ड नहीं है मत समझ लीजिएगा, रजिस्टर्ड नहीं है मतलब स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि लिस्टेड नहीं है। अभी तो ऐसे बोल देंगे तो आप सोचोगे कि लो ये तो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कंपनी में ही रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं भाई यार, उसी में रजिस्टर्ड है, एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है, बट लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं, यानी अनलिस्टेड कंपनी। स्टॉक एक्सचेंज में ये पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए लिस्टेड नहीं है। तो IPO means the specified securities by an unlisted issue to the public for the subscription include क्या? फ्रेश इंश्योरेंस ऑफ द शेयर, ऑफर ऑफ सेल। इसको आप हिंदी की एक सरल भाषा में समझ लीजिए कि जब भी कोई कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा रेज करती है तो वह IPO होता है। उसके लिए उसको सबसे पहले जो अनलिस्टेड कंपनी है उसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना पड़ेगा। लिस्ट कराने के बाद में वह पब्लिक से पैसा दो प्रकार से ले सकती है, एक तो फ्रेश इशू ला करके और दूसरा ऑफर फॉर सेल करके वह पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है। तो जैसा कि देख लीजिए हमारे इंस्टीट्यूट की बुक में क्या लिखा गया है। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर मीन्स an offer of the specified securities by an unlisted issuer to the public for the subscription and which include the fresh issuance of the share by the company or include an offer of the sale। ये सारा समझ में आ रहा है ना आपको, जो कि मैंने बताया अभी आपको, वही चीज़ उसमें लिखी गई है। अब आप आ जाइए फर्दर पब्लिक ऑफर में, FPO। तो FPO में ऑफर ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय ए लिस्टेड कंपनी या लिस्टेड इशूअर कंपनी टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन। जब कंपनी पब्लिक से पहली बार पैसा रेज करना चाहती है तो उसके लिए उसको वो अनलिस्टेड कंपनी होती है, यानी कि इशूअर कंपनी जो होगी वो अनलिस्टेड होगी। और वही कंपनी जब एक बार लिस्ट करा ली है अपने आप को से, एक बार वो FPO ला दी है, उसे और पैसे की ज़रूरत है, फिर वो FPO लाएगी। यानी IPO कोई भी कंपनी अपने जीवन काल में एक ही बार ला सकती है और FPO कई बार ला सकती है। तो FPO यानी कि ऑफर ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय ए लिस्टेड इशूअर कंपनी टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन। आया समझ में? जब वह पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, पब्लिक से पैसा लेने के लिए वे अपने स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ को लिस्ट कराती है तो वह फर्दर इशू हो जाता है। इसमें पॉइंट क्या बताया गया है, आपके इंस्टीट्यूट की बुक से मैंने लिया है, तो ये पॉइंट इंस्टीट्यूट की बुक में आपको मिलेगा, उसी से मैंने नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो हर एक पॉइंट जो है मैंने इंस्टीट्यूट की बुक से लिया है, आपको कोई अदर बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इंस्टीट्यूट की बुक से अच्छे से पढ़ सकते हो। तो अनदर इशू टू द पब्लिक अदर देन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बाई द लिस्टेड पर्सन रेफर टू एज द फर्दर पब्लिक ऑफर, यानी कि फर्दर पब्लिक ऑफर जो है वो अनदर इशू टू द पब्लिक अदर देन वह पब्लिक को दिए जाएंगे, यानी कि हमने ये ऑफ़र पब्लिक के लिए लाए हैं, अदर देन जिसमें ये इंक्लूड नहीं होंगे। कौन? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या फिर लिस्टेड पर्सन रेफर टू एज फर्दर पब्लिक ऑफर, यानी कि जो फर्दर पब्लिक ऑफर में जो लिस्टेड पर्सन है यानी खुद ही कंपनी के ही लोग हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। ये हमने नॉर्मल पब्लिक के लिए लाए हैं, जनरल पब्लिक के लिए लेके आए हैं ये ऑफर। ठीक है, अब आ जाइए आपके में दिया हुआ है राइट इशू। तो राइट इशू क्या होता है? राइट इशू में बताया गया है कि जो स्पेसिफाइड शेयर टू द इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन अ रिकॉर्ड डे,
इसमें कंपनी क्या करती है, कंपनी को पैसा चाहिए होता है, कंपनी अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, अपने ही शेयर होल्डर जो कि उनके पहले से ही शेयर कंपनी के खरीदे हुए थे, उन्हीं शेयर होल्डर्स को कहेगी कि भाई आप हमारे कुछ शेयर में बेचना चाह रहे हो तो आप कंपनी के शेयर ये ले लीजिए, और उन्हीं से पैसा रेज करेगी और उसके लिए वो एक टाइम फिक्स कर देगी, एक अकाउंट डेट को क्लोज करके रखेगी, तो वही उनका रिकॉर्ड डेट होता है। यानी इतने तारीख से लेकर के इतने तक तारीख के बीच में आप कंपनी के शेयर ले सकते हैं। ये हो गया राइट इशू। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है। Issuer issue to the securities to the selected group of people not exceeding 200। यानी कि जो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है उसमें कंपनी क्या करती है कि वह अपने सिक्योरिटीज़ को, वह अपने शेयर को एक ग्रुप ऑफ पीपल्स में बांट देती है, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को देती है, उनको ऑफर करती है कि भाई आप हमारे शेयर परचेज कर लीजिए, परंतु वो जो ग्रुप ऑफ पीपल का ग्रुप होगा वो 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, विच इज़ नॉट अ राइट इशू। वह राइट इशू नहीं होने चाहिए, यानी खुद के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नहीं दिए जाने चाहिए। नॉर अ पब्लिक इशू, वह पब्लिक इशू भी नहीं होने चाहिए। इट्स इंक्लूड द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एंड QIP। ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बेसिस पे भी दिया जा सकता है और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को भी दिया जा सकता है। QIP आपको आगे डिटेल में पढ़ना होगा, अभी ये केवल चैप्टर का जिस्ट है, यानी कि इस चैप्टर में आपके इंस्टीट्यूट की बुक में जो थोड़ा थोड़ा पॉइंट दिया है जिससे आपको तो नॉर्मल समझ में आ जाए। वैसे तो आपने CS एग्जीक्यूटिव में बहुत अच्छे से पढ़ा है, बट जिन्होंने सिक्योरिटीज़ लॉ नहीं पढ़ा है उनके लिए है, तो आप थोड़ा समझ जाइए, इसलिए इसमें बताया गया है। जैसे जैसे आपके इंस्टीट्यूट की बुक में बताया है मैं वैसे वैसे ही पढ़ा रही हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी स्किप नहीं करूँगी। तो आप इंस्टीट्यूट की बुक से पॉइंट वाइज आप देखते रहिएगा, आपको पॉइंट वाइज मिलता रहेगा। ठीक है, डिटेल में चैप्टर वाइज जैसे जैसे इंस्टीट्यूट आपको पढ़ा रहे हैं मैं भी वैसे आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। इसके बाद आप देखिएगा एलिजिबिलिटी पे आ गए हैं कि क्या ऐसा काम करेगा कोई कंपनी, ऐसे कौन सा काम करेगी तो फिर वो जो है एलिजिबल नहीं होगी IPO के लिए। देख लीजिए कंपनी भाई क्या ऐसा काम करेगी तो वो एलिजिबल नहीं होगी। आपके बुक में पेज नंबर 44 में है, आपकी इंस्टीट्यूट की बुक में पेज नंबर 44, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट टू बी कंप्लाइड विथ फॉर द IPO अंडर ICDR रेगुलेशन 2018। Entity is not eligible to make an initial public offer. Regulation 5, ऐसी एंटिटीज इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए एलिजिबल नहीं होंगी। कौन कौन सी एंटिटीज, कौन कौन सी कंपनी, एंटिटीज इन द सेंस कंपनी से। इफ द इशूअर ऑफ एनी ऑफ द इट्स प्रमोटर, यदि कोई भी इशूअर कंपनी है उसके प्रमोटर, उसका जो प्रमोटर ग्रुप है, सेलिंग शेयर होल्डर्स डिबेंचर फ्रॉम एसेसिंग द कैपिटल मार्केट ऑफ द सेबी, अगर वो डिबर्ट कर रहे हैं सेबी से किसी भी प्रकार से, कैपिटल मार्केट के थ्रू अगर सेबी में डिबर्ट कर रहे हैं तो ऐसी कंपनी IPO नहीं ला सकती है। यदि कोई भी प्रमोटर, डायरेक्टर, इशूअर ऑफ द प्रमोटर ऑफ डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी विच इज डिफर्ड फ्रॉम द एसेसिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट ऑफ द सेबी, उससे रिलेटेड उसके कोई प्रमोटर हैं, इस कंपनी में भी प्रमोटर है, दूसरी कंपनी में भी प्रमोटर है, इस कंपनी में भी डायरेक्टर है, दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है, अगर उन्होंने ये कंपनी को इशू लाना है लेकिन दूसरी कंपनी में अगर उन्होंने सेबी के साथ डिफॉल्ट कर दिया तो इस कंपनी में भी वो IPO नहीं ला सकते हैं। If the issuer of any of its promoter and director is a willful defaulter, अगर वो खुद की, अगर जो इशू ला रही है कंपनी उसके जो प्रमोटर हैं, डायरेक्टर हैं, वो खुद की इच्छा से डिफॉल्ट कर गए, भाई मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो इशूअर कंपनी IPO नहीं ला सकती है। ठीक है,
इसके अलावा अब आइए देख ले, मतलब किसी भी प्रकार का अगर ऑफेंडर है, कोई भी कंपनी अगर ऑफेंडर है, कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है या फिर विलिंगफुल तरीके से अगर नहीं चाहती है, प्रमोटर, डायरेक्टर या फिर कंपनी खुद या उसके शेयर होल्डर, इसमें से तीनों में से कोई भी एक भी किसी प्रकार का डिफॉल्टर है या फिर विलिंगफुल डिफॉल्ट कर रहा है या फिर किसी भी प्रकार का लॉ का ओमिशन कर रहा है, तो ऐसी कंपनी रेगुलेशन 5 ICDR रेगुलेशन 5 के अंतर्गत इशू नहीं ला सकती है आईपीओ का। अब रेगुलेशन 6 ICDR रेगुलेशन 6 क्या कहता है? ICDR रेगुलेशन 6 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई गई है कि क्या रिक्वायरमेंट है आईपीओ लाने के लिए। अभी तक तो बताया जा रहा था कि कौन सी कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती है, और अब बताया जा रहा है कि ठीक है, ये डिसाइड हो गया कि कंपनी आईपीओ ला सकती है, लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, उसके पास क्या ऐसा होना चाहिए कि वो आईपीओ ला दे। रेगुलेशन 6 में बताया गया। सारे रेगुलेशन पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, जैसे आपकी बुक में दिया है वैसे ही पढ़ेंगे, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। कुछ नहीं समझ में आ रहा आपको, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसकी, पहले क्या है कि जो नेट टेंजिबल एसेट्स हैं, द इशूअर हैज़ नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ द एटलीस्ट 3 करोड़ रुपये। जो नेट टेंजिबल एसेट्स हैं वे 3 करोड़ रुपए होने चाहिए, और रीस्टेटेड एंड द कंसोलिडेटेड बेसिस, ये रीस्टेटेड और कंसोलिडेटेड बेसिस पे होने चाहिए। किसमें? 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। क्या? ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर, यानी कि 12 मंथ ईच में, यानी कि 3 3 6 3 9 करोड़ रुपए 3 साल में होने चाहिए, हर साल में 3 करोड़ रुपए होने चाहिए नेट टेंजिबल एसेट्स, तब ही वो आईपीओ ला सकता है। इसके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, इसीलिए मैं आपको पॉइंट को बहुत क्लियर करके बता रही हूँ। क्या कि भाई 3 साल का इसका नेट टेंजिबल एसेट्स देखा जाएगा, और जो 3 साल है वो लगातार होंगे। 2013 से देख रहे हैं तो 2021 मान लीजिए चल रहा है, तो 2021, 2022, 2023, इसको तीनों को हम देखेंगे, तीनों साल का, और तीनों साल में 3 करोड़ होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नॉट मोर देन 50% मॉनेटरी एसेट्स, ओनली फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि इसमें जो है 50% से ज़्यादा जो है मॉनेटरी एसेट्स नहीं होने चाहिए, यानी कि जो नेट टेंजिबल एसेट्स में हैं उनके एसेट्स की संख्या 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, कैश की संख्या 50% से कम होनी चाहिए। ये ऑफर फॉर सेल में लागू नहीं होता है। ऑफर फॉर सेल में 50% या इससे ज़्यादा भी मॉनेटरी एसेट्स हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है कि इसकी जो एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वह सब मिलाकर के 15 करोड़ रुपए होनी चाहिए। ये भी वही है, रियल एस्टेट ऑन द कंसोलिडेटेड बेसिस एंड द 3 प्रीसीडिंग ईयर, ईच ईयर प्रॉफिट जनरेटेड, सेम चीज कि भाई हर साल इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट होनी चाहिए, और जो इसका एवरेज जो ऑपरेटिव प्रॉफिट है वह 15 करोड़ होना चाहिए, यानी पहले साल में 2 करोड़ हो जाए, दूसरे साल में 10 करोड़ हो जाए, और तीसरे साल में 3 करोड़ हो जाए, तो भी ये एलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि भाई टोटल मिला के 15 करोड़ हो गया। लेकिन पहले साल में 0 हो गया, दूसरे साल में 2 हो गया, तीसरे साल में 15 हो गया, कुल मिलाकर के 17 करोड़ हो गया, लेकिन पहले साल में 0 है,
तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि हर साल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ ना कुछ होना चाहिए, यानी कि एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो 15 करोड़ होना चाहिए, रियल इस्टेट एंड कंसोलिडेटेड बेसिस पे होना चाहिए, 3 प्रीसीडिंग ईयर में होने चाहिए, और ईच ईयर प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए। यह पॉइंट आपका सेकंड हो गया। अब और क्या बताया गया है? द इशूअर हैज़ अ नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़ ऑफ द ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर, कैलकुलेट ऑन अ रियल इस्टेट बेसिस और द कंसोलिडेटेड बेसिस। यानी कि द इशूअर है, जो इसकी नेटवर्थ है वह एटलीस्ट 1 करोड़ हर साल में होनी चाहिए, और इस तरह मिला करके 3 साल में 3 करोड़ हो जाएगी। समझ में आया? जो इनकी नेटवर्थ है वह 3 करोड़ रुपए कम से कम होनी चाहिए, और हर साल में 1 करोड़ रुपए होने चाहिए। नेटवर्थ होता क्या है? ये पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व को मिला करके नेटवर्थ होता है। इसके लिए भी वही है क्राइटेरिया है, 3 साल यानी कि 3 प्रीसीडिंग ईयर। अब ये एलिजिबिलिटी कंडीशन जो आपको नीचे दी हुई हैं वह इसी को एक्सप्लेन करने के लिए दी हुई हैं। तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ एन इनिशियल पब्लिक ऑफर का बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट में कोई डाउट है, आप इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है और जो चार्ट है आप इसको देख लीजिए। आप इसको, जाहिर सी बात है आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा तो आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे की वीडियो में हम जनरल कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। हम आपको पर डे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊंगी, जिससे कि आपका ये जो बुक है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। आप इसके एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे, एक भी डाउट आपको नहीं आएगा। डाउट क्योंकि आपको साथ साथ में डाउट चलता रहेगा। आप कमेंट में अपने डाउट डालिए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी। अगली वीडियो में अभी के जो डाउट होंगे उसका सॉल्यूशन पहले दूंगी, फिर मैं आपको आगे के लेक्चर दूंगी। ठीक है? तो आप इसको अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने लोग हमसे जुड़े रहेंगे उतना ही पढ़ाने में मज़ा आएगा। क्योंकि मैं कोई क्लासेस तो चला नहीं रही हूँ, बट आपके कमेंट्स आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने इतनी मेहनत की है। तो आप अगर पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप इसको अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर दीजिए। जो भी सीएस स्टूडेंट है वो आप इसको अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। सभी लोग ये वीडियो लगातार देखना शुरू कर दें और मैं इसको चैप्टर वाइज आपको पढ़ाना शुरू कर दूँ। ठीक है? तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।